लड़का, लड़की और इंटरनेट। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का शोर मच रहा है। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। हैदराबाद से नई दिल्ली जाने वाली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। माइक पर लगातार घोषणाएं जारी है। संदीप का इंतजार कर रहा है नवीन। संदीप को सी ऑफ करने के लिए आना था। देरी हो रही है। संदीप के आने की सूचना तक नहीं। नवीन बेचैन होने लगा। इतने में दूर से हाथ हिलाता हुआ संदीप आ गया। क्या रे, इतनी देर, और 5 मिनट न आता तो ट्रेन निकल चुकी होती। क्या करूं यार, कल रात इंटरनेट सेंटर में बहुत देर हो गई। हम जो गरम मसाला वेबसाइट देखते हैं ना, उनमें बहुत सारे अपडेट आए हैं। उनको देखकर जब घर लौटा तब तक 11 बज गए, इसलिए आज सुबह आंख न खुल सकी। संदीप ने देर की वजह बताते हुए कहा, अपडेट कैसे हैं यार, किसी काम के हैं क्या? नवीन उत्सुकता न रोक पाया। बहुत अच्छे हैं। इतनी परेशानी क्यों? 1 हफ्ते में तो वापस आ जाओगे न, आने के बाद देखना। नहीं तो दिल्ली में किसी इंटरनेट सेंटर पर चले जाना। नवीन ने उसकी सलाह मान ली। फिर थोड़ा रुककर बोला, कुछ भी कहो यार, सफ़र लंबा है, काफ़ी उबाऊपन होगा। अरे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा रहे हो, कुछ उपन्यास और वॉकमैन भी ले जा रहे हो, उबाऊपन क्यों होगा? और तुम्हारा सीट नंबर क्या है? संदीप ने पूछा। 36। झट से संदीप डिब्बे में घुस गया और तुरंत वापस आया। यार, तू तो बड़ा भाग्यवान है। तेरे सामने वाली सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी है। अब तो तेरा सफ़र सुखमय होगा। सच, मैंने तो नहीं देखा, कहकर नवीन ने डिब्बे में अपनी सीट की तरफ एक नज़र डाली। ध्यान से देखा तो वहां एक लड़की और उसके साथ में एक बूढ़े सज्जन बैठे थे। बंगाल की सूती साड़ी में वो लड़की शिष्ट और गरिमा में लग रही थी। वाह, क्या नमक है बाप, स्टनिंग ब्यूटी, नीचे स्वर में नवीन ने कहा। इतने में रेलगाड़ी छूटने का वक्त हो गया और माइक पर गाड़ी चलने की सूचना प्रसारित हो गई। संदीप ने हाथ हिलाते हुए अलविदा कह दिया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ने पर नवीन अंदर आया और अपनी सीट पर बैठ गया। बैग से वॉकमैन बाहर निकला और उसमें टर्की मार्टिनेट का टुलवेट कैसेट लगाकर टेप ऑन किया और गीत के अनुसार पैर हिलाने लगा। नवीन को अच्छी तरह मालूम है कि वो शिष्टाचार नहीं है, फिर भी थोड़ी देर बाद जानबूझकर सामने की सीट पर बैठी लड़की को झांकना लगा। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। जो गाना उसने कल रात सैटेलाइट चैनल पर देखा था उसे गुनगुनाने लगा। वो लड़की इस सब को नज़रअंदाज करती हुई बॉर्न टू विन पति रही। उसके साथ में बैठे हुए सज्जन ने थोड़ी देर बाद नवीन से अखबार मांगा और चुपचाप पढ़ने लगे। नवीन ने लड़की को आकर्षित करने के लिए एक अंग्रेजी उपन्यास बाहर निकाला। पुस्तक को आंखों के रखकर उस लड़की की सुंदरता की रस लेने लगा। नवीन की नज़रें उस लड़की की हर अंग को छूने लगीं। वाह, कितनी सुंदर है, परफेक्ट फिगर। इसका हाथ मांगने वाला भाग्यशाली बनेगा, सोचा नवीन ने। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मी गाने इतनी धीमी आवाज में गाना शुरू किया ताकि वह सुन सके। लेकिन उस लड़की ने इसकी परवाह नहीं की, किताब पढ़ने में लगी रही। वृद्ध सज्जन भी अखबार में निमग्न हो गए। 3 घंटे के बाद गाड़ी टकाजीपेट स्टेशन पर रुकी। चाय, काफी और नाश्ता बेचने वाले ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। क्यों बेटी, चाय पियोगी? वृद्ध सज्जन ने पूछा। टहाँ दादाजी, पेंगेट कहकर उसने किताब को सीट पर रख दिया। नवीन की तरफ देखकर मुस्कराए। नवीन ने झट से अपना नाम बताकर उसका नाम पूछा। मेरा नाम विद्या है, तो उसने बताया। नवीन ने प्लेटफॉर्म पर दुकान से एक पेप्सी का कैन खरीद लिया और आराम से धीरे धीरे पीने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? 8 लड़की ने पूछा। नागपुर। गाड़ी ने फिर रफ्तार पकड़ ली थी। थोड़ी ही देर में वह पटरियों पर दौड़ने लगी। चाय पीकर विद्या ने फिर पुस्तक उठाई। नवीन समझ गया कि अगर विद्या किताब पढ़ने में लीन हो गई तो उससे बातचीत करना मुश्किल है। उसने तुरंत बात बढ़ाई। आप क्या पढ़ रही है? मैंने विजुअल आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
आपने हाल ही में मेरा B.Com पूरा हुआ है। MBA प्रवेश परीक्षा ले रहा हूँ। स्टडी मटेरियल के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, नवीन ने आवाज में रोब लाते हुए कहा। अच्छा कहकर विद्या ने फिर से किताब उठा ली। आपकी हॉबीज क्या हैं, विद्या? पेंटिंग और किताबें पढ़ना। तारांकन अच्छा, रीडिंग का मुझे भी शौक है। साइंस फिक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंटरनेट देखना और भी पसंद है। तारांकन तो आपने फ्रॉम द अर्थ टू मून जरूर पढ़ी होगी। नवीन ने नकारात्मक सिर हिलाया। अच्छा तो फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ तो पढ़ी ही होगी। नवीन ने और एक बार नकारात्मक सिर हिलाया। वास्तव में उसने इन किताबों के नाम तक नहीं सुने थे। वो फिर भी लड़की के सामने अपने सम्मान की रक्षा करते हुए झूठ बोला, इतना समय नहीं मिल पाता है। चाहते हुए भी पढ़ नहीं सका। विद्या नवीन की असलियत समझ गई और किताब पढ़ने लगी। गाड़ी हवा को काटती हुई तेजी से चली जा रही थी। दोपहर के खाने का समय हो गया था। कुछ समय के बाद 2 व्यक्ति आकर खाने का ऑर्डर लेने लगे। नवीन ने अपना ऑर्डर दे दिया। लड़की और वृद्ध सज्जन ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। बेटी चलो खाना खा लें, कहकर दादाजी साथ में लाया हुआ लंच बॉक्स उठा लिया। मैं अभी आई दादूट कहकर विद्या वाशबेसिन की तरफ चल दी। विद्या को जाते हुए देखकर नवीन को एकदम झटका लगा। वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसका बायां पैर रबर का मालूम होता था। नवीन के चेहरे का रंग बदल गया। अब तक उसके मन में विद्या के प्रति जो मोहक भावनाएं उठ रही थीं वे सहानुभूति में बदल गईं। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर लड़की को ऐसी कमी। लड़कियों को अंगवैकल्य हो तो उनकी शादी में कितनी दिक्कत होती है। आजकल जिनके सब अंग ठीक हैं उनका भी जीना मुश्किल है। ये लड़की अपना जीवन कैसे संभालेगी। इतने में उसका खाना आ गया। तीनों ने भोजन कर लिया। दादाजी झपकी लेने लगे और विद्या ने फिर से किताब उठा ली। विद्या, मुझे पता नहीं चला कि आप विकलांग हैं। ये हादसा कब और कैसे हुआ? 3 बरस पहले, तब मैं डिग्री के दूसरी साल में थी। एक सड़क दुर्घटना में मेरा पाँव चूर चूर हो गया, इसलिए नकली पाँव लगाना पड़ा। बैकवर्ड बड़े अफसोस की बात है। अफसोस क्यों? जो हुआ सो हुआ। पुराने दुख की याद करते रहेंगे तो वर्तमान के सुख खो जाएंगे। हादसे के बाद कई दिनों तक मैं तीव्र नैराश्य में थी। मेरी एक हॉबी इंटरनेट पर समय बिताने ने मुझे मानसिक बल दिया। इंटरनेट में कुछ वेबसाइट्स जैसे ने मेरे जीवन में फिर से विश्वास भर दिया। जल्दी ही मैं निराशा से बाहर आकर सामान्य बन गई। आपको शायद यह नहीं मालूम होगा कि सब लोग आप जैसे नहीं होते। विद्या को लगा कि नवीन उससे सहानुभूति जता रही है। ये समझकर बात को बदलते हुए उसने पूछा, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? अब तक तो कुछ नहीं है, देखना है। MBA के बाद कोई कंप्यूटर कोर्स में शामिल हो जाऊंगा। लड़का हो या लड़की, जिंदगी में तो कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होना ही चाहिए। कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश ही मनुष्य जाति के विकास की नींव है। मेरा लक्ष्य तो पेंटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाना है। अगर हमें अपना लक्ष्य ही न मालूम हो तो हम किस दिशा में जाएंगे? पिछले कुछ महीनों में कठिन साधना कर रही हूँ। पर्यावरण पर काम करने वाली एक प्रमुख संस्था की प्रतियोगिता में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उसी का इनाम लेने के लिए नागपुर जा रही हूँ। हमारी यात्रा का इंतजाम भी उसी संस्था ने किया है। नवीन चकित होकर विद्या को देखता रह गया। और एक बात बताऊं नवीन, देखने में तो आप आवारा नहीं लगते, लेकिन लड़कियों को घूरने से उन्हें काफी क्लेश पहुंचता है। शायद आप सोचते होंगे कि आंखों से गलती करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी हरकतें छुपती नहीं। जो भी हो, मेरी शारीरिक विकलांगता की अपेक्षा आपकी मानसिक विकलांगता ज्यादा खतरनाक है। इस स्थिति से जल्दी बाहर निकलना आपके लिए बेहतर है। नवीन कुछ न कह सका। उसने सिर नीचे झुका लिया। उसे लगा कि विद्या ठीक कह रही है। उसके मन में विद्या के प्रति भावनाएं एक बार फिर बदलीं। अब वहां आदर और शिष्टाचार ने स्थान ले लिया। मनुष्य में बदलाव लाने के लिए एक छोटी सी घटना ही काफी होती है।
कुछ लोगों का बड़प्पन दूसरों के अंतरंग को शुद्ध करके उनके मन की गहराई में छुपे संस्कारों को बाहर निकालता है। ये दूसरे पर निर्भर करता है कि वो तुरंत इसका लाभ उठा सकता है या नहीं। नवीन के सोए संस्कार भी जागे। कुछ क्षण के बाद नवीन ने सिर उठाया और बोला, मुझे माफ कीजिए। इंटरनेट में जो मनहूस साइट्स मैं देखता हूँ उन्होंने मेरा मन कलुषित कर दिया है। मेरा विवेक खो गया है। इसने मुझे मानसिक रूप के कमजोर बना दिया है। विद्या उसकी बातों को कटती हुई बोली, इंटरनेट पर इल्जाम लगाना भूल है नवीन। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना हमारी अपनी रुचि पर आधारित है। मैंने बताया था ना, मुझे इंटरनेट से कैसी मदद मिली। सब कुछ हमारी मानसिकता में ही है। नवीन को लगा वह ठीक कह रही है। वे दोनों गाड़ी नागपुर पहुंचने तक बात करते रहे। गाड़ी स्टेशन पर रुकी। विद्या दादाजी का सहारा लेकर नीचे उतरी और नवीन से बोली, आपका दिन अच्छा रहे। जाते जाते वक्त विद्या की निगाहें नवीन से यही सवाल कर रही थी कि तुम कुछ करके तो दिखाओगे ना। नवीन मन ही मन उसका सकारात्मक उत्तर दे रहा था। गाड़ी अपनी दिशा की ओर बढ़ चली थी।